नमस्कार, आप सभी लोगों को उत्कर्ष आईएएस के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों से 10 अक्टूबर 2021 प्रारंभिक परीक्षा में जो लोग शामिल होने वाले हैं उनको अंतिम समय में जो भी इतिहास की बातें हैं, जिस तरह से तैयारी में आप जुटे हुए हैं, मुझे मालूम है कई ऐसे भी छात्र हैं जो पहली बार इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। कई ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने अभी जो परिणाम आया है उसमें उनको सफलता नहीं मिली है। ऐसे भी कुछ छात्र हैं जिनका मेंस रुका था। ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने 2020 का पीटी दिया था, उनका भी नहीं हुआ था। पूरे तैयारी में अगर देखा जाए तो ये 4 कैटेगरी मुख्य रूप से शामिल होती है। एक वो होती है जो पहली बार शामिल होती है, दूसरी वो होती है जो प्रारंभिक परीक्षा दे रहे होते हैं, नहीं हुए हैं, तीसरी वो कैटेगरी है जिन्होंने प्री दिया, प्री निकला था, मेंस दिया, मेंस में नहीं हुआ, और चौथी वो कैटेगरी है जो इंटरव्यू की परीक्षा में अंतिम परिणाम में अपना स्थान नहीं बना पाए थे। ये वो छात्र होते हैं। अगर इस रणनीति में देखा जाए तो कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूं कि निर्णय लेना एक चुनौती होता है, लेकिन लिए गए निर्णय को हर हाल में सही कर लेना ये सबसे बड़ी चुनौती होता है। जो छात्र अपने इस आईएएस की सफलता के सोपान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको प्रारंभिक परीक्षा में अपनी ताकत झोंकनी होती है। और आप, मुझे विश्वास है कि जो भी गंभीर छात्र हैं वो अपनी पूरी क्षमता इस प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने के लिए लगातार झोंक रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें जो खास करके इस अंतिम सोपान पर आप समझ सकते हैं कि आपकी परीक्षा 10 अक्टूबर को है और मैं उससे कुछ दिनों पहले बात कर रहा हूं। निश्चित तौर पर जो कुछ आपको करना है वो आप कर चुके हैं, या जो कुछ आपको करना चाहिए था उस पर आपने पूरी रणनीतिक प्रक्रिया अपना लिया है। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं उसमें ज़्यादा नहीं, केवल 2 मुद्दे होंगे। पहला, जो भी आपने पढ़ रखा है अब आप प्रयास करिए कि कैसे उनको लगातार दोहराया जाए, कैसे उसमें जिन बातों को आप याद रख सकते थे उसको याद रखना अनिवार्य है। आपको लगता है कि उससे जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से आने की संभावना है, तो जो संभावित है वह किसी भी कीमत पर आपके मस्तिष्क पटल पर कहीं पर भी किसी भी रूप में वह द्वंद्व की स्थिति में न हो, वह किसी भी परिस्थिति में ओवरलैप न करता हो, किसी भी परिस्थिति में वह आपको उलझाए नहीं। एक तो यह ध्यान रखना होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है, परीक्षा के समय तक, इवन परीक्षा के हॉल में भी अपने धैर्य को, अपनी दक्षता को और जो कुछ भी आप जानते हैं उसको बहुत शानदार तरीके से कैसे आप प्रयोग करेंगे, इस गुण को भी आपको बनाए रखना होता है। यह आपकी दूसरी चुनौती होती है। मैं मानता हूं कि परीक्षा में जब आप शामिल होते हैं तो सामान्य विद्यार्थी की स्थिति नहीं रह जाती है। कोई भी विद्यार्थी हो, जैसे जैसे उसके काउंटडाउन शुरू होते हैं, जैसे उसको लगता है कि मेरी परीक्षा बिल्कुल सामने कुछ घंटों के अंदर परिणाम के अगले सोपान की तरफ ले जाने के लिए निर्धारित कर दी गई है और उसमें मुझे हर हाल में अपने परिणाम को अपने पक्ष में लाना है, तो निश्चित तौर पर वह डर मस्तिष्क के अंदर कई तरह के भ्रम पैदा करता है। और उस भ्रम के कारण मैं देखता हूं कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऐसी स्थिति भी निर्मित कर लेते हैं कि वह अपनी खुद के अर्जित किए हुए गुण को, अर्जित किए हुए तथ्य को, अर्जित किए हुए जो भी विषय की समझ है उसको भी कई बार प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो निवेदन है वो उन्हीं छात्रों से है कि जब आप परीक्षा में जाएं तो कृपया यह भाव लेकर के नहीं जाएं कि मुझसे सब कुछ खराबी हो जाएगा। सावधानी बरतना अच्छी बात है, आपको अपने काम के प्रति डर रहना अच्छी बात है, लेकिन डर का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमारा जो क्षमता है वह क्षमता ही हम प्रयोग ना कर पाएं। तो आप इस पर पहले ध्यान देंगे कि लगातार आप इस 3-4 दिनों में कोशिश करिए कि हम अधिक से अधिक अपने मस्तिष्क के संतुलन को बनाए रखें और ऐसी अवस्था बनाए रखें कि कोई बात अगर बहुत पहले पढ़ा हुआ है और आप थोड़ा सा अगर उसको रिकॉल करने की कोशिश करें तो वह आपको याद आ जाना चाहिए। धैर्य की परीक्षा है, आईएएस की परीक्षा कोई यह सोच करके चले कि वह केवल और केवल तथ्यात्मक है या कुछ खास चीज़ों तक सीमित है, तो मुझे मालूम है कि अब यह समय नहीं रह गया है कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब समय ये है कि आप जो पढ़े हुए हैं उसको कैसे अंतिम दौर में अच्छे से प्रारंभिक परीक्षा के समय में उपयोग करना है। जैसे मैं आपसे आज अगर बात करूंगा तो विशेष करके मैं इतिहास के मुद्दे पर बात करूंगा। अगर मैं आपको यहाँ पर देखूं तो जब आप बात करते हैं
जैसे मैंने कहा कि जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक, अब उस हिस्ट्री या जिसको आप इतिहास के खंड के तौर पर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपने इतिहास में एक जो महत्वपूर्ण भाग है जिसको आप आधुनिक भारत कहते हैं, आपने उस पर भी काम किया हुआ है। तो एक तो आपका आधुनिक भारत, ठीक, अभी आधुनिक भारत के भी मुद्दे पर हम लोग बात कर लेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो आपको यहां पे कला और संस्कृति पर बात करनी है, ठीक है ना, कला और संस्कृति पर बात करनी है। और कुछ बातें आप देखेंगे तो थोड़ा सा प्राचीन और मध्यकालीन भारत से जोड़ करके पूछा जाता है। मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। तो जो भी छात्र हैं, अगर उन्होंने अच्छे से तैयारी में अपनी भूमिका को निभाया है या उन्होंने अपनी तैयारी पर काम किया है, तो उनको अब इस बात पर फोकस करना है। प्राथमिकता देखिए क्या हो, अगर आज आप पूछते हैं कि अब क्या किया जाए या वो कौन सी परिस्थिति है, तो आपको अब अटैक मार देना है किस पर? आधुनिक भारत पर। आधुनिक भारत में अधिकांश तौर पर जो आपके प्रश्न होते हैं वो 1857 के बाद के ही होते हैं। तो यहां पर आप अगर थोड़ा सा देखें तो आपको 1857 के बाद का जो भारत है आधुनिक भारत के संदर्भ में, आपको इस पर खूब ताकत लगा देनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल यही पढ़ना था, जो आपने पढ़ रखा है कोशिश करिए कि आप इस पर थोड़ा 2 बार 3 बार जो भी आपकी रीडिंग हो सके उनको आप खूब अच्छे से दोहरा लीजिए, खूब पढ़ लीजिए। देखिए, निशाने पर कोई चीज हो और आपके तर्कस में तीर भी हो, लेकिन अगर आप विचलित होकर के उस निशाने की तरफ बढ़ रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आप अपनी ऊर्जा का जिस तरह से उपयोग करना चाहिए वह उपयोग नहीं कर रहे हैं। आपको अपने तर्कस के तीर पर भी भरोसा रखना है और सामने जो लक्ष्य है उसके तरफ पूरे आत्मविश्वास से बढ़ना भी है। यही सारी कहानी, इतने सारे जो इतिहास में या बाकी सारे विषय में जो आप दक्षता या समझ विकसित करने की कोशिश किए हैं, उनको अगर बहुत परिणाम उन्मुख दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित तौर पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि अब हमारी ताकत कहां पर लगनी चाहिए। अब आपको जो समय बचे हैं उसमें कोशिश करिए कि आप कम से कम 1857 के बाद, और वो भी जिसको आप सीधे सीधे शब्दों में जानते हैं कि वो खंड है, अगर और स्पेसिफिक मैं बात करूं तो 1885 से लेकर के 1947 तक के इतिहास की जो बातें हैं उनमें से सबसे अधिक प्रश्न आता है, जिसको हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष का कालखंड मानते हैं इतिहास में। ये आपके प्रश्न का सबसे बड़ा दायरा है। क्योंकि आपके परीक्षा में अगर मैं स्पष्ट तरीके से बात करूं तो कम से कम 18 से लेकर के 22 क्वेश्चन के बीच में इतिहास खंड से आपके प्रश्न होंगे, और उस 18 से 22 प्रश्न में देखेंगे तो एक बड़ी संख्या जो आपके प्रश्न के पूछे जाने की है वो आपके स्वतंत्रता संघर्ष के दौर से आता है। इस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत होती है। दूसरा, अगर इसी में मैं महत्वपूर्ण बात करूं जिसे विद्यार्थी के स्तर पर चुनौतीपूर्ण माना जाता है, आपको थोड़ा सा अगर लगे कि हमको थोड़ा और व्यापकता कर देनी चाहिए इस बात को पढ़ने के क्रम में, तो भारत में समाचार पत्र के बारे में पढ़ लीजिए, भारत में सिविल सेवा को एक सरसरी निगाह आप देख लीजिए, भारत में राजस्व की प्रणाली पर एक निगाह डाल सकते हैं आप। इसी तरह से भारत के अंदर किस तरह से तमाम प्रकार के जो क्रांतिकारी थे या उनके द्वारा जिस तरह की भूमिकाएं निभाई गई हैं, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में जो वामपंथी धाराएं रही हैं या विविध प्रकार के लोगों के द्वारा जिस रूप में समाज सुधार में योगदान दिया गया, आप इस तरह के पक्षों पर अगर आप बल दे देंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्रश्नों की सार्थकता लगातार उपयोग में आती चली जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि आप यह कभी सोच करके न चलें कि आपने जो पढ़ा है वो अनुपयोगी है। आप हमेशा अपने मस्तिष्क में यह बैठा करके चलिए कि जो आपने पढ़ा है उसी से आपकी परीक्षा निकलती है। जितने भी छात्र सफल हुए हैं वही किताबें हैं, वही एनसीईआरटी है, वही आपके पास इस्टेब्लिश जो पैटर्न है उसी तरीके से लोग सफल होते हैं। कतई जो लोग खास करके इसके पहले प्रारंभिक परीक्षा में किसी कारण से असफल रहे, अगर उनके मन में कोई डर बैठा है तो कृपया उस डर को निकालिए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं डर जरूरी है लेकिन सावधानी के लिए। वो डर किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होता है जिस डर से आप अपनी परीक्षा की परिस्थिति को ही बिगाड़ लेते हैं।
तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि एक तरफ इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे दें, यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। दूसरे पक्ष पर अगर आप जाएंगे तो जैसे मैंने आपको कहा, कला और संस्कृति के पक्ष पर भी थोड़ी सी नजर आप रखें तो देख सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में आप बात कर सकते हैं, जिस तरह से आप देखें जैन धर्म के बारे में आप बात कर सकते हैं, स्तूप के बारे में बात कर सकते हैं, मंदिर के निर्माण के बारे में बात कर सकते हैं। अलग अलग साम्राज्य के लोगों ने जो खास तरीके से मंदिरों के बनावट पर योगदान दिया है, जैसे चोल राजाओं में राजराज का नाम आपने पढ़ा है, बृहदेश्वर मंदिर की कल्पना जो आपने पढ़ा है, या इसी तरह से पल्लव काल के राजाओं ने 4 प्रकार की 4 शैलियों में मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मन शैली का नाम आप सुन रखा है आपने, मामल्य शैली का नाम सुन रखा है आपने, तीसरा राज सिंह शैली का, उसी तरह से नंदी बर्मन का। ये 4 शैलियों के अंदर मंदिरों के बारे में जो बात की जाती है, सप्तपैगोड़ा के मंदिरों की बात की जाती है। तो आप अगर अभी भी जो कुछ भी आपके पास सामग्री है, एक बार मंदिर की दृष्टि से, एक बार धर्म की दृष्टि से, एक बार समाज सुधार की दृष्टि से, एक बार स्वतंत्रता संघर्ष की दृष्टि से, एक बार समाचार पत्रों की दृष्टि से, एक बार भारत में राजनीतिक और क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा, या भारत के अंतर्गत जिन जिन लोगों ने जिस जिस तरह से स्वतंत्रता संघर्ष में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, उन पर अगर एक बार आप अच्छे से निगाह डाल देंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता आप तक पहुंचेगी। कोई भी परीक्षा, यह ध्यान रखिएगा, ऐसी नहीं होती है कि अगर उसको सोच समझ करके दिया जाए तो उसे परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि हमने पढ़ रखा है, और कई बार ऐसा आता होगा आपके मन में, मुझे मालूम है, क्योंकि ये भाव ऐसा नहीं कि आप परीक्षा के जो भाव में है ऐसा भाव किसी और के मन में नहीं आता है। जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे तो यह बात मन में होता है कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ कर रखा है, जैसे भी कर रखा है, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इन्हीं बातों के साथ आज की मैं इस जो आपके साथ में एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, आपके अंदर जो ऊर्जा और क्षमता है, मैं उसी को प्रेरित करने के लिए आज आपसे जुड़ा था। इसी के साथ आज की बात को मैं समाप्त करता हूं। आप लोगों के लिए अग्रिम बहुत सारी शुभकामनाएं, जिससे कि आप परीक्षा सफलतापूर्वक दें और परिणाम आपके पक्ष में हो। बहुत बहुत धन्यवाद।